पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ाया था। तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण, सौरमंडल के संबंध में मैंने आप लोग से चर्चा की थी। आज मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में बात करूंगी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पूर्व 4.44 अरबों वर्ष पूर्व मानी जाती है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के कारण हुई, जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय के बाद एक विशाल पिंड पृथ्वी से टकराया, जिसे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यह पदार्थ पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर विकसित पृथ्वी के कक्षा में घूमने लगा और जो चंद्रमा कहलाया। बच्चों, अब हम आज पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी समझ लें। पृथ्वी का उद्भव लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो आप बताएंगे 460 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म एवं निर्जन ग्रह था। इसकी उत्पत्ति विरल था। इसका वायुमंडल एकदम विरल था, जो कि हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना था। यह आज भी पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत भिन्न था। आज की पृथ्वी के वायुमंडल से भिन्न था। अनेक घटनाओं एवं क्रियाओं से चट्टानी, निर्जन एवं गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह के रूप में एक मिनट, अरे भाई, अनेक घटनाओं एवं क्रियाओं से यह चट्टानी एवं निर्जन पृथ्वी एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई। आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। यानी कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है 460 करोड़ वर्ष पूर्व, और 380 करोड़ वर्ष पूर्व इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी की इसके पूर्व कैसी थी पृथ्वी? निर्जन थी। यहाँ न वायुमंडल था, न कुछ था। यहाँ केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस थे वायुमंडल के नाम पर, है ना। तो उस समय की जो पृथ्वी का वायुमंडल था या पृथ्वी का सब कुछ था, वो बिल्कुल ही अलग था। धीरे धीरे यह ग्रह जो था वो सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व यह इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। आपको जब भी आप मिट्टी तोड़ोगे या चट्टानें टूटेंगी तो आप देखोगे उसमें परतें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार है, जिसका बाह्य भाग कम घनत्व तथा आंतरिक भाग अधिक घनत्व का है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण टकराव होने की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ गया। जब कोई चीज़ टकराता है तो क्या होता है, उससे गर्मी उत्पन्न होती है। तो विभेदन किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का अनेक परतों में विभाजित हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक
यानी कि भीतर तक निम्न 3 परतें बन गई। पहला क्या बना? परपट्टी यानी क्रस्ट, ऊपरी पपड़ी। दूसरा है मेटल, है ना। तीसरा है क्रोड यानी कि आंतरिक भाग। और क्रोड 2 बना, एक आंतरिक क्रोड, एक बाह्य क्रोड। तो इस प्रकार से पृथ्वी की बनावट हुई। अब है स्थल मंडल पर आते हम लोग। स्थल ग्रहाणु तथा अन्य खगोलीय पिंडों की संरचना अधिकांशतः घने एवं हल्के पदार्थों के मिश्रण से हुई है। ग्रहाणु ग्रहों की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड में बिखरे हुए छोटे छोटे धूल कणों जैसी आकृति वाले कण थे। ठीक है ना। ये हम क्या बता रहे हैं? जो हमारा स्थल मंडल बना है पृथ्वी का, वो कैसे बना है? ग्रहाणु या अन्य खगोलीय पिंडों की संरचना अधिकांशतः घने एवं हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ग्रहाणु ग्रहों से जो ग्रह बने थे टूट फूट हुई थी, तो ग्रहाणु ग्रहों से उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड में बिखरे छोटे छोटे धूल के कणों जैसी आकृति वाले कण थे। इन ग्रहाणुओं के एकत्र होने से पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। गुरुत्व बल के कारण जब पदार्थों का एकत्रीकरण हो रहा था, तो इन एकत्रित पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, जिससे अत्यधिक ताप की उत्पत्ति हुई। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। आप ही देखो, जब कोई भी पदार्थ होता है जो कठोर होता है, जब वो अधिक गर्म हो जाता है, अगर उसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पिघल सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो ठोस से द्रव की अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि वो पिघल जाते हैं। चट्टानें क्या होने लगी? जो वायुमंडल में ग्रहाणु थे जो इकट्ठे होने लगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न हो गई। और जब वो एकत्रित होने लगे, तो इन एकत्रित पिंडों ने पदार्थों को प्रभावित किया, जिससे अत्यधिक ताप उत्पन्न हुई। और अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव की अवस्था में परिवर्तित, उसका कुछ भाग द्रव्य बन गया। तापमान की अधिकता के कारण चट्टानों में हल्की व भारी पदार्थों का क्या हो गया? परतें बनने लगी, स्तर बनने लगे, स्तरीकरण होने लगा, स्तरीकरण होना प्रारंभ हो गया। भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए तथा हल्के पदार्थ धरातल की ऊपर की ओर, धरातलीय भाग की ओर आने लगे। ये पदार्थ समय के साथ साथ ठंडे हो गए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंत में ये पृथ्वी की भूपरपट्टी के रूप में विकसित हो गए। तो इस तरह से स्थल मंडल का विकास हुआ। तो पृथ्वी का के अंतर्गत स्थल मंडल हो गया। अब है वायुमंडल। वायुमंडल कैसे बना? पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का प्रमुख योगदान है। बच्चों, प्रश्न आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें हैं? तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और केवल एक गैस को पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन लिखिएगा। ठीक है। तो अधिक जो पृथ्वी के वायुमंडल में को बनाने वाले गैसों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रमुख गैसें हैं। वर्तमान वायुमंडल के विकास से 3 अवस्थाएं संबद्ध हैं जो आपको बता रहे हैं। पहली अवस्था है वायुमंडल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में धरातल पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों की अधिकता थी। उस समय जीवन नहीं था पृथ्वी पर। यह वायुमंडल सौर पवनों के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। सौर पवन सूर्य और उत्सर्जित गैसों का आवेशित एक बादल है जो सूर्य इसमें सभी दिशाओं में गमन करता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सहित सभी पार्थिव ग्रहों, बुध, शुक्र, मंगल, ये पार्थिव ग्रह हैं। आप बच्चों बताया था ना मैंने, कौन कौन से ग्रह पार्थिव हैं? बुध, शुक्र और मंगल पर भी ऐसी भी बना हुआ है। जैसे पृथ्वी बनी है वैसे ही ये ग्रह भी बने हुए। समस्त पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल को या तो दूर धकेल दिया गया था जो समाप्त हो गया,
जो पहले का वायुमंडल था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थे, वो वायुमंडल में दूर चला गया और वो समाप्त हो गया। बाद में कौन सा वायुमंडल है? जो बाद में पृथ्वी पर बना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। इस प्रकार से पृथ्वी का प्रथम अवस्था थी वायुमंडल के निर्माण की। दूसरी अवस्था में वायुमंडल के विकास की इस अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने एवं विभेदन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनेक गैसें जलवाष्प बाहर निकली, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा हो रही थी उसकी स्थिति बदल रही थी। तब क्या हुआ? ठंडा होने एवं विभेदन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनेक गैस व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें अधिक मात्रा में तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी। तीसरी अवस्था है वायुमंडल के विकास की। इस अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ने संशोधित किया। तो इस प्रकार से ये वायुमंडल की 3 अवस्थाएं हैं। अब है जल वाष्प जलमंडल का विकास। अभी तक तो हम लोगों ने स्थल मंडल पढ़ा, फिर वायुमंडल पढ़ा, अब है जलमंडल। तो पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसों की मात्रा बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन होना प्रारंभ हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से पृथ्वी के तापमान में और अधिक कमी आने लगी। फलस्वरूप अधिक संघनन हुआ और लाखों वर्षों तक अब आप इस बात को समझ लीजिए कि लाखों वर्षों तक पृथ्वी के ऊपर निरंतर मूसलाधार वर्षा होती रही। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली की तेज चमक के साथ प्रलयंकारी वर्षा होती रही। पृथ्वी के गड्ढों में जल भर गया तथा वे महासागर बन गए। मतलब जिस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ था और जो खड्डे बड़े बड़े थे वो सब क्या बन गए? महासागर बन गए। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्ष के अंतर्गत बने। यानी पृथ्वी का निर्माण 460 वर्ष पहले हुआ था। 380 वर्ष के बाद उस पर जीवन उत्पन्न हुआ और उसी प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति और जल मंडल का जो विकास था, जलमंडल का निर्माण था, उसमें कितने वर्ष का अंतर था? 50 करोड़ वर्ष का अंतर था। यानी 50 करोड़ वर्ष के बाद महासागरों का निर्माण हुआ। इस तरह पृथ्वी पर जलमंडल का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, अब है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति वैज्ञानिकों की मान्यता है कि धरातल पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था। आधुनिक वैज्ञानिक धरातल पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर के एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं। इस रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन अपने आप को दोहराता था। यह निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित करने में सक्षम था। 300 करोड़ पहले भूगर्भिक गैसों में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना आज के शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। पहले एक कोशिकीय जीवाणु का विकास हुआ और धीरे धीरे मानव का विकास
हुआ मानव धरातल पर सर्वोत्तम कृति माना जाता है। तो ये था बेटा आपका सौरमंडल की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद है स्थलमंडल का विकास, फिर प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, फिर जलमंडल का विकास, जीवन की उत्पत्ति। इस प्रकार से ये सारी बातें हमने आप लोग को ये चैप्टर पढ़ाया और आप लोगों को पता है कौन कौन से प्रश्न करने हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे प्रकाश वर्ष क्या है। तो आप जानते हो, हम अगर प्रकाश को हम नापना चाहते हैं, प्रकाश कैसे चलता है, कितने, मान लो लाइट जलाए तो किस स्पीड से वो कितनी दूर तक फैल सकता है, उसकी स्पीड क्या है। तो पूछा गया है कि दूरी का वैसे तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, अगर हमको दूरी पता करना है तो उस प्रकाश वर्ष से करते हैं, क्योंकि जो दूरी हम नाप करके लेते हैं वो तो हम मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर में नाप लेते हैं, लेकिन जिसको हम नाप नहीं पाते हैं उसका कुछ ऐसा मात्रक होता है, जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकंड की स्पीड से 3 लाख किलोमीटर, प्रकाश वर्ष का समय नहीं बल्कि दूरी का माप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से है। विचरणीय एक साल में इतनी दूरी तय करेगा, वह एक प्रकाश वर्ष होगा। जितनी भी दूरी वो तय करता है एक वर्ष में, प्रकाश जितनी दूरी तक जाता है, समझ में आ रहा है, वह एक प्रकाश वर्ष होगा। 9.461 गुणे 1012 किलोमीटर के बराबर है। यानी कि जो एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो है वो 9.461 गुणे 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। यह भीतरी ग्रह पार्थिव ग्रह है, जबकि दूसरे ज़्यादातर गैस ग्रहीय द्रव के कारण जाने जाते हैं। तो ये था बच्चों ये पाठ। अब आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लीजिए, और अगर कुछ और पूछना है तो क्वेश्चन करके मुझसे पूछिएगा बच्चों। अभी आप लोग इतना पढ़िए और जितना क्वेश्चन आंसर दिया है उसको पूरा करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।